हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं विवेक पांडे और आप हैं हमारे साथ एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का चैप्टर सेकंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। सबसे पहले आपकी किताब में यही बताया है कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है। फिर कैसी है? तो यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी ग्लोब को देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोब आपके सामने है। ग्लोब पर पृथ्वी लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है? लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं, लेकिन पैकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाया जा सकता है। यह एक लट्टू प्रकार का होता है, जैसे कि कुम्हार का पहिया। कुम्हार का जो पहिया होता है जो लट्टू की तरह घूमता है, उस प्रकार हमारा ग्लोब है। उस प्रकार जिस पे हम पृथ्वी पे, उस ग्लोब पे महाद्वीपों को, देशों को, महासागरों को सही आकार में देख सकते हैं। यही ग्लोब का काम है। ठीक है ना? अब हम समझेंगे एक एक करके। जो ग्लोब है वह आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है और उसे ही हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब में जो सुई झुकी हुई अवस्था में होती है उसे ही हम अक्ष कहते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पश्चिम से कहाँ? पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है ना? जो एक यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। अच्छा, उस ग्लोब में जो भी रेखाएं दिखाई जाती हैं वो सभी क्या हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं और कुछ नहीं है। जैसा आपको हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ग्लोब है, सॉरी ये पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है एक रेखा है जिसका नाम है विषुवत वृत्त। क्या नाम है? विषुवत वृत्त, जो जीरो डिग्री का होता है। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाले वृत्त को विषुवत वृत्त कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। इधर है, आप देखेंगे इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ, यानी यह उत्तरी गोलार्ध है। गोलार्ध का मतलब है गोले का आधा हिस्सा, जो उत्तरी है, और इधर दक्षिणी है। क्लियर है? आधे हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और आधे हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है ना? जो इस वृत्त जो इसको समानांतर वृत्त भी हम कह सकते हैं, समानांतर रेखाएं भी कह सकते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे अक्षांशों को अक्ष में मापा जाता है। दो बातें समझ में आ रही? विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्लियर है ना? अब यहाँ से ऊपर एक 23.5 डिग्री पे एक और रेखाएं खींची जाती हैं। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री। पहली बात जान लीजिए, हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 अक्षांश पे झुकी हुई है। क्लियर है ना? यहाँ पे एक रेखा है जिसे आप कर्क के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। यहाँ पे एक रेखा है जिसे आप किस नाम से जानते हैं? कर्क के नाम से। और 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा है जिसे आप मकर के नाम से जानते हैं, यानी मकर रेखा। यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, यहाँ से 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। बात समझ में आ रहा है? यह अक्षांश रेखा है। ठीक है ना? क्लियर हो पा रहा है? चलिए, और यही समझाने का यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं। यही आपकी किताब एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी में भी लिखा हुआ है। चलिए, समझ रहे हैं आप? एक बार और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए, ये पूरा ग्लोब है हमारा। ठीक है? अच्छे से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा। इस पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में जो रेखा बांटती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पे है। ठीक है ना? अच्छा, 90 अक्षांश इधर है, कहाँ? नॉर्थ में, और 90 अक्षांश साउथ में है। कितना अक्षांश? 90 नॉर्थ में या 90 साउथ में। अक्षांश रेखाएं हैं।
ठीक है ना। विषुवत वृत्त से 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर की तरफ है और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण की तरफ है। इस तरह से 90 गुणे 2 कितना हुआ? 180। कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं और एक रेखा 0 डिग्री पे है जिसे विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। तो इसको एक को और जोड़ दीजिए तो इस तरह से कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। सवाल पूछा जाता है कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 181 लिखिएगा, 180 नहीं, 181। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसी तरह से जब आप समझेंगे तो पूरे पृथ्वी पे बीच की रेखा को विषुवत रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, मकर रेखा ऐसे ही 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक रेखा है और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक रेखाएं हैं। इतना समझ पा रहे हैं। ए 66.5 डिग्री पे है, ठीक है ना। ए 23.5 डिग्री पे है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। उत्तर में है कर्क रेखा, दक्षिण में है मकर रेखा। ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। क्लियर हो पा रहा है? समझ रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए इसी चीज़ को हम आपके किताब में दिखाते हैं। जो यहाँ लिखा है, कुल मिला के जो हम बात आपको बता रहे हैं वही बातें आपकी इस किताब में लिखी भी हुई हैं। तो आप देखिए, यहाँ देखेंगे एक बराबर हिस्से में जो रेखा बांट रही है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पे है। उत्तर में कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। दक्षिण में मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। 66.5 डिग्री अक्षांश पे आर्कटिक रेखा है और 66.5 डिग्री दक्षिणी हिस्से में अंटार्कटिक रेखा है। ठीक है ना, जो कितने डिग्री पे है? 66.5 डिग्री पे। इस तरह से कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। उसी तरह से देशांतर रेखाएं जो दोनों बिंदुओं को आके बराबर मिलती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए। फिर आप देखेंगे अक्षांश रेखाएं आप समझ गए। अक्षांश रेखाएं में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। अब पृथ्वी के ताप को हम समझते हैं। पृथ्वी का ताप हम यहीं आपको समझा देते हैं कि पृथ्वी की ताप क्या है। देखिए, अब हम लोग समझेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध को। आइए यहीं हम समझने का प्रयास करते हैं। जो पृथ्वी का ताप कटिबंध है वो क्या है? तो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली जो रेखा है जिसे आप विषुवत वृत्त कहते हैं, उसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक रेखा है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में एक रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की सीधी किरणें साल में एक बार सिर के ऊपर आती है, जिसकी वजह से एरिया हमेशा गर्म रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। और गर्म जिसे उष्ण कहते हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा हो, तो यह एरिया हमेशा गर्म रहता है, इसलिए इस एरिया को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कहाँ से कहाँ? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के एरिया को उष्णकटिबंध कहते हैं और हमारा भारत यहीं है, कर्क रेखा के पास। और आप सब जानते हैं कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। जैसा कि आप जानते हैं, कर्क रेखा एक शहर रांची, नाम सुने हैं? रांची कर्क रेखा पे ही है। कर्क रेखा रांची शहर से होकर गुजरती है। बात समझ में आ रहा है? एक वही मात्र शहर है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। बाकी 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजर रही है, भारत के 8 राज्यों से। याद रहेगा आपको। आप सुने हैं, जानते हैं कि इधर ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। और चूंकि कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजर रही है, तो कर्क रेखा के नीचे वाले एरिया को हम दक्षिण कहते हैं। दक्षिण भारत, जहाँ के लोगों को आपने देखा भी होगा, जिनके चेहरे का जो स्किन है, वहाँ के लोगों का जो स्किन होता है वो अमूमन ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है ना। आप देखे होंगे कि जो साउथ के लोग हैं, जो दक्षिण भारत के लोग हैं, उनका जो स्किन है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, डार्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उष्णकटिबंध क्षेत्र में आ जाते हैं और उष्णकटिबंध क्षेत्र में चूंकि गर्मी होने के कारण, ठीक है ना, गर्मी होने के कारण उनका जो स्किन है वो ब्लैक हो जाता है। हाँ, आपकी भाषा में कहें कल्लू हो जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? बहुत आसान भाषा में समझना है। जहाँ आपको ना समझ में आए एकदम पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। पूरी आज़ादी है आपको पूछने की, लेकिन समझिए, मन से समझिए। नहीं समझ में आए पूछिए। और फिर आप देखेंगे कि 23.5 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री उत्तरी
अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी आर्कटिक रेखा तक, कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक रेखा तक, जिसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ का मौसम सामान्य रहता है, ना बहुत गर्म रहता है ना बहुत ठंडा रहता है। इसलिए इसको कहा गया है शीत और उष्ण दोनों। शीत और उष्ण कटिबंध है ये। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ कैसी आ रही है? तिरछी। इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर है, आप सब जानते हैं कि भारत के उत्तर में कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वगैरह है, जहाँ के लोग आपको, जिनका स्किन है वो वाइट दिखेगा, अमूमन आपको वाइट दिखेगा वहाँ के लोगों का स्किन। क्यों? क्योंकि ये किस एरिया में है? शीतोष्ण कटिबंध में है, ठीक है ना। और चूंकि शीतोष्ण होने के कारण वहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं पहुँच रही है, तिरछी पहुँच रही है, गर्म नहीं है, इसलिए वहाँ के लोगों का स्किन कैसा हो रहा है? वाइट हो रहा है। सेम कंडीशन 23.5 डिग्री के बाद, मकर रेखा के बाद दक्षिणी ध्रुव वृत्त में 66.5 डिग्री तक अंटार्कटिक रेखा है। तो मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक रेखा यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक सूर्य की किरणें फिर तिरछी आ रही हैं, जिससे इन एरिया पे गर्मी ज़्यादा नहीं है, शीत और उष्ण है, गर्मी और ठंडी दोनों है, मतलब सामान्य मौसम है, इसलिए इनको शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। और 66.5 डिग्री के बाद दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर और 66.5 डिग्री के बाद उत्तरी ध्रुव वृत्त पर शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल कम हो जाती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा होता है, इसलिए शीत कहा गया है, शीत कटिबंध है। आई होप कि आपको ये बातें ताप कटिबंध समझ में आ गया है। 3 प्रकार के कटिबंध हैं। एक शीत कटिबंध जो 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त पे है और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त पे है, जहाँ ठंडा है। उसके बाद 23 डिग्री से 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वृत्त पे सामान्य मौसम है, और 23.5 डिग्री से लेकर के 0 से 23.5 डिग्री तक उत्तर और दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर उष्ण यानी गर्मी है, इसलिए उष्ण कटिबंध कहते हैं। आई होप कि आपको ये बातें सब क्लियर हो गई होंगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपकी किताब में भी वही बात कह रहा है कि इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। देखिए यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। वही बात जो मैंने आपको बताया सेम आपके वही किताब में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। आइए अब हम देशांतर को समझते हैं। देशांतर क्या है? तो कह रहा है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश। कुल मिला के इसको हम आपको सामान्य भाषा में समझा रहे हैं, आप समझिए। देखिए, देशांतर समझने से पहले कुछ और भी बातें हम समझ लें। जैसे जो पृथ्वी है उसको 2 बराबर हिस्सों में विषुववृत्त बांट रहा है, तो 2 अक्षांश जो रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ की तरफ। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है ना, 111 किलोमीटर। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर क्रमागत होती है, क्रम से, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब हम समझेंगे देशांतर। तो देशांतर जो 2, अच्छा जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है ना, तो फिर ये क्या होगा? ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, ठीक है ना। तो 2 रेखाएं आपस में आकर जब एक बिंदु पर मिल जाती हैं, ठीक है, और यहाँ से पूरब की तरफ 180 देशांतर रेखाएं और पश्चिम की तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं, इस तरह से कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, जो एक ग्लोब का निर्माण करती हैं, ऐसे होती हैं और एक ग्लोब का निर्माण करती हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप देखेंगे जो देशांतर रेखाएं हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो होती है विषुवत रेखा पे, ठीक है ना। 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर लगभग दूरी होती है। कहाँ पे?
विषुवत रेखा पे दो समानांतर रेखाओं, जो दो रेखाएं हैं, जैसे एक रेखा ये हो गई देशांतर, दूसरी रेखा ये, तो सर्वाधिक दूरी, चूंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ध्रुव की तरफ दूरी घटती जाएगी, लेकिन विषुवत रेखा पे इनकी दूरी सर्वाधिक होती है, ठीक है ना, 111.3 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, समझते चलिए। अच्छा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो टेम्परेचर वगैरह इसके लिए उपयोग में लाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे जब आप देशांतर की बात करते हैं तो आप समझेंगे कि देशांतर का जो काम होता है वो समय निर्धारण का होता है। समय निकालने के लिए देशांतर का हम प्रयोग करते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की का जो टाइमिंग होता है वो 4 मिनट का होता है, ठीक है ना। जैसे आप पूर्व की दिशा की ओर जाएंगे तो 4 मिनट हर देशांतर रेखाओं के में 4 मिनट प्लस होते जाएगा, और जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो यही 4 मिनट माइनस होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यही बात आपकी इस किताब में भी लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको आप पढ़िएगा तो इसको समझिएगा। लिखा है, देखिए यहाँ देखेंगे कि इसका मानक 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको आप पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा। बाकी जो भी मुख्य बातें थी, जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, हमने वो आपको समझा दिया। देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर और समय आप कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि देखिए कैसे समय आप निकालेंगे। एक बार यहाँ भी समझ लीजिए कि समय की गणना, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाती है, वह 1 घंटे में 15 डिग्री, ठीक है, समझ पा रहे हैं, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट, ठीक है ना। अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा और पूर्व का समय 1 घंटा आगे होगा, ठीक है ना। वहाँ सुबह 11 बजे होंगे, इसी प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। समझ रहे हैं? वही बात मैंने कहा कि पूर्व की तरफ जाएंगे 1 डिग्री देशांतर तो 4 मिनट प्लस हो जाएगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे 1 डिग्री देशांतर तो 4 मिनट माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो पा रहा है? हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर स्थानिक समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है ना। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, जो आपके कहाँ से, विंध्याचल से होके गुजरती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, ध्यान से यहाँ देखिएगा आप। चलिए यही था, इतना ही था आपका। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी से हमने आपको समझा दिया। फिर भी कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा हम आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। जहाँ तक संभव होगा हम आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।